पीएचडी ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। विगत कई कक्षाओं से हम लोग निरंतर प्राथमिक प्रदत्त संग्रह प्रविधि के अंतर्गत प्रश्नावली और अनुसूची का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में आपने प्रश्नावली का अध्ययन किया, तत्पश्चात आपने अनुसूची का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। आज का यह व्याख्यान प्राथमिक प्रदत्त संग्रह प्रविधि अनुसूची के विभिन्न गुण और दोषों पर केंद्रित है। जिस प्रकार से प्रश्नावली एक महत्वपूर्ण प्रविधि है प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की, उसी प्रकार से अनुसूची भी प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह की एक प्रमुख प्रविधि है। अनुसूची पुनः आपको याद दिलाता चलूं कि अनुसूची क्या थी। तत्पश्चात मैं अनुसूची के गुण और दोषों की विवेचना करता हूं। अनुसूची सामान्यतः प्रश्नों की एक ऐसी तालिका होती है जिसके प्रश्नों के उत्तर दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में साक्षात्कारकर्ता द्वारा या शोधकर्ता द्वारा पूछे जाते हैं और भरे जाते हैं। अभिप्राय क्या हुआ कि अनुसूची शोध समस्या से सुसंगत छोटे छोटे प्रश्नों की एक सूची है जिसके अंतर्गत शोध समस्या से संगत या सुसंगत प्रश्न शामिल हैं, और अनुसूची के प्रश्नों को शोधकर्ता स्वयं पूछता है और स्वयं ही भरता है, और यह क्रिया आमने सामने होती है, प्रत्यक्ष रूप से। इस आधारभूत ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अब हम अनुसूची के गुण और दोष की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, अनुसूची का जो प्रमुख गुण है कि अनुसूची के द्वारा यथार्थ और गहन अध्ययन किया जाता है। जब प्रत्यक्ष अध्ययन होगा, आमने सामने की अंतर्क्रिया होगी, तो यह संभावना नहीं होगी कि किसी से पूछ के प्रश्नों के उत्तर सूचनादाता दे सके। इसलिए अनुसूची के अंतर्गत जो अध्ययन है वो यथार्थ है और गहन है। अनुसूची के अंतर्गत प्रायः वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। अनुसूची द्वारा किया गया अध्ययन विशिष्ट होता है, एक निश्चित, एक सीमित प्रतिदर्श पे किया जाने वाला होता है, अतः गहन होता है। अभिप्राय यह है कि अनुसूची द्वारा जो अध्ययन किया जा रहा है वह निश्चित रूप से यथार्थ होगा, गहन होगा, प्रत्यक्ष होगा और उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाएगा। साथ ही साथ अनुसूची के अंतर्गत
हम शिक्षित व्यक्तियों के साथ साथ अशिक्षित व्यक्तियों और बच्चों का भी अध्ययन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यह एक विशेष गुण है जो प्रश्नावली में नहीं है। अनुसूची के अंतर्गत उच्च विश्वसनीयता और वैधता पाई जाती है। अनुसूची में लचीलापन कम है, इसलिए परिशुद्धता अधिक। अब अनुसूची के कुछ दोष भी हैं। अनुसूची के प्रमुख दोषों पे अगर हम गौर करें तो अनुसूची द्वारा किया जाने वाला अध्ययन अस्वाभाविक हो जाता है। अस्वाभाविक क्यों हो जाता है? शोधकर्ता की उपस्थिति सूचनादाता को प्रभावित करती है। शोधकर्ता किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, उसके प्रश्न पूछने के ढंग से, उसके विचार, उसके मनोभाव तो नहीं प्रकट हो रहे हैं, उसकी भाव भंगिमा से उसकी विचारधारा तो नहीं प्रकट हो रही है। अगर ऐसा होता है, अगर शोधकर्ता तटस्थ होकर के प्रश्न नहीं पूछता है, तो सूचनादाता प्रश्नकर्ता के मनोभाव के अनुकूल ही उत्तर देना प्रारंभ कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में जो अध्ययन होता है वो अस्वाभाविक हो जाता है। अनुसूची का उपयोग हम एक सीमित प्रतिदर्श पर एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत ही कर सकते हैं। यानी कि अनुसूची का प्रतिदर्श की इकाइयों के आधार पर भी विस्तार अधिक नहीं हो सकता और भौतिक दूरी के आधार पर भी विस्तार अधिक नहीं हो सकता। प्रतिदर्श, लघु प्रतिदर्श पर अनुसूची ज्यादा प्रभावशाली है। अनुसूची का एक दोष यह भी है कि इसमें व्यक्तिगत पक्षपातों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि अगर शोधकर्ता की भाव भंगिमाएं, प्रश्न पूछने के ढंग से शोधकर्ता का उस समस्या के प्रति एक विशेष रुझान सामने आता है, तो यह संभव है कि सूचनादाता शोधकर्ता के मनोअनुकूल, शोधकर्ता के मनोवांछित उत्तर प्रदान कर दे। इन परिस्थितियों में जो हमारा अध्ययन होगा ना वो विश्वसनीय होगा, ना वो वैध होगा, ना वो स्वाभाविक होगा, अस्वाभाविक हो जाएगा। क्योंकि सूचनादाता जो सूचना देना चाहता है, जो स्वाभाविक परिस्थितियों में सूचना देना चाहता है, वो सूचना वो नहीं प्रदान कर पा रहा है प्रश्नकर्ता के भाव भंगिमा को देखकर। इसलिए अनुसूची के संचालन हेतु शोधकर्ता को कुशल होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। तटस्थ भाव के साथ में अनुसूची में सम्मिलित प्रश्नों को पूछना चाहिए। किसी भी प्रकार से अपने विचारों को, अपनी विचारधारा को सूचनादाता के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अगर अनुसूची को धन, श्रम और समय के मापदंडों पर देखा जाए तो अनुसूची में धन भी अधिक खर्च होता है,
श्रम भी अधिक लगता है और अपेक्षाकृत समय भी अधिक व्यय होता है। यानी कि धन, श्रम और समय तीनों का व्यय अनुसूची में अधिक होता है। इस प्रकार के से अनुसूची के जो प्रमुख गुण हैं वो अनुसूची यथार्थ अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है, गहन अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है, प्रत्यक्ष अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है। अनुसूची में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। अनुसूची शिक्षित, अशिक्षित और बच्चों सब पर समान रूप से क्रियाशील है, सब पर समान रूप से सफलतापूर्वक संचालित की जा सकती है। इसमें उच्च विश्वसनीयता और वैधता होती है। परंतु अनुसूची के दोष क्या क्या हैं कि इससे अस्वाभाविक अध्ययन भी हो जाता है अगर व्यक्तिगत पक्षपातों का प्रभाव पड़ रहा है तो, अगर शोधकर्ता अकुशल है तो। अनुसूची एक सीमित क्षेत्र के लिए अधिक उपयोगी है, एक लघु प्रतिदर्श के लिए अधिक उपयोगी है। अनुसूची के लिए शोधकर्ता का कुशल एवं प्रशिक्षित होना अनिवार्य है तथा अनुसूची में धन, श्रम और समय की अधिकता भी होती है। इसी के साथ मैं आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।